दोस्तों, जब इंडियन पॉलिटी की बात ही कर रहे हैं तो क्यों ना हम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बारे में भी जान लें, क्योंकि इनकी जानकारी के बिना हमारा ज्ञान बिल्कुल अधूरा रह जाएगा। तो जहां पर हम खुद सर्व करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब लेते हुए, हमारी यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक करते हुए, तो सीधी बात है, स्टेट्स और यूटीज के बारे में हमें पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट पार्ट है वो इसी बात से डील करता है कि इंडिया एक्चुअल में है क्या, किसको आप इंडिया बोलते हो, उसमें कौन कौन से ज्योग्राफिकल एरियाज आते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स वहां पर इंक्लूड होती हैं। ये सारी डिटेल हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। देखो, 15 अगस्त 2024 आजादी का 78वां हमारा इंडिपेंडेंस डे है ना। तो ऐसे में वर्षगांठ है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको ध्यान रखते हुए पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर्स दिए जा रहे हैं। जैसे कि आप यूपीएससी संकल्प 3.0 जो कि 2026 के लिए है, सिमिलरली उसी का हिंदी वर्जन। इसी तरीके से यूपीएससी प्रहार 3.0 2025 के लिए, यूपीएससी प्रहार 3.0 हिंदी वाला आपको 2025 के लिए। इन सब में आप देख सकते हो बहुत भारी छूट दी जा रही है। कारण क्या है कि आजादी के इस उपलक्ष्य पर, आजादी के इस वर्षगांठ पर आप लोगों को मैक्सिमम फैसिलिटेट किया जा सके, अपनी प्रिपरेशन में एक सपोर्ट दिया जा सके। इसके अलावा जो यूपीएससी टाइटन 5.0 वर्जन है 2025 के लिए, उसमें भी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसी तरीके से सृजन मेंस, भाई सीधी बात है, 2024 का मेंस आपके पास में बिल्कुल सामने है, तो उसकी तैयारी में कोई कसर ना रह जाए। अगर हिंदी और इंग्लिश बैचेस को आप ऑनलाइन ज्वाइन करते हो तो भी डिस्काउंट है, और ऑफलाइन ज्वाइन करते हो तो भी अच्छी खासी डिस्काउंटेड रेट पे आपको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है। इसके अलावा यूपीएससी ऑप्शनल बैचेस की बात करें तो वहां पर भी इंडिपेंडेंस डे स्पेशल ऑफर है। चाहे आपके इंग्लिश मीडियम में जो हमारे बैचेस चल रहे हैं, ज्योग्राफी, पबेड, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पीएसआईआर, मैथमेटिक्स, इन सब पर आप देख सकते हो 50% से भी ज्यादा का डिस्काउंट यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। सिमिलरली हिंदी मीडियम में भी आप इतिहास, हिंदी साहित्य, भूगोल, पीएसआईआर, हिंदी, समाजशास्त्र, इनमें भी अपनी तरफ से जो आपके रिक्वायरमेंट ऑप्शनल की वो फुलफिल कर सकते हैं। लगभग 8,000 की रेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरीके से सेल्फ स्टडी प्रोग्राम है यूपीएससी का, ठीक है, जो आईडीएमपी प्रोग्राम है, उसकी बात करें तो ये 2025 के लिए ऑफलाइन ज्वाइन करते हो अभी, ठीक है, इस ऑफर के अंतर्गत, तब आप देख लो लगभग लगभग 16,500 में आपका काम सेट हो रहा है। वहीं पर अगर ऑनलाइन ज्वाइन करते हो तो वो लगभग 11,000 में आपका काम सेट हो जाता है, आईडीएमपी प्रोग्राम, राइट। इसके अलावा प्रारंभ बैचेस की बात की जाए तो इसमें आप कह सकते हो कि बिल्कुल शुरू से लेकर आपको एडवांस लेवल तक की जो प्रिपरेशन है वो प्रोवाइड की जाती है। तो ऐसे में अगर 2027 के लिए आप प्रिपेयर करते हो तो प्रारंभ बैच आप ज्वाइन कर सकते हो अराउंड 33,000 की आपका जो कॉस्ट है उसके बेसिस पे। सिमिलरली उसमें अगर बीए प्रोग्राम को ऐड करते हो तो आपका थोड़ा सा एडिशनल आप करोगे, पर आपकी डिग्री भी साथ में होगी और तैयारी भी गजब की हो जाएगी। तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो जिसका कॉस्ट आपकी 67,000 के लगभग सेट हो जाती है। इसके अलावा आप एनसीईआरटी के बैचेस को ज्वाइन करना चाहें तो उस पर भी आपको भारी छूट दी जा रही है, जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों बैचेस में आपको लगभग 3,000 की रेट पे ये कोर्स अवेल कराए जा रहे हैं। तो ऐसे में बिल्कुल भी देरी ना करें और इंडिपेंडेंस डे के इस उपलक्ष्य पर आपको जो स्पेशल ऑफर्स दिए जा रहे हैं उनको आप अवेल करें, ठीक है। तो शुरू करते हैं आर्टिकल 1 से। देखो, आर्टिकल 1 क्या कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कहता है कि भाई इंडिया दैट इज भारत, ओके। अब इस बात को लेकर के बड़ी एक कंट्रोवर्सी, बहुत बड़ी हाईलाइट होती रहती है कि इंडिया दैट इज भारत नहीं, भारत दैट इज इंडिया होना चाहिए। कि भारत जो है वो कहीं ना कहीं हमारी लोकल आइडेंटिटी को शो करता है, और इंडिया जो बाहरी नाम दिया हुआ है वो आ जाता है। तो ऐसे में हमें उल्टा करना चाहिए। खैर, अभी कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन वो कहता है कि इंडिया दैट इज भारत, ये एक यूनियन ऑफ स्टेट है। यूनियन ऑफ स्टेट मैंने आपको बताया किस तरीके से होता है, प्रीवियसली हमने देख लिया, इस बात को हम आगे भी एक्सप्लोर करेंगे। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो टोटल अभी 12 शेड्यूल्स हैं, शुरुआत में 8 थी, फिर बाद में 12 हो गई है अमेंड होती होती, है ना। तो फर्स्ट शेड्यूल क्या कहती है कि इसमें हमारे जितने भी स्टेट्स हैं यूनियन ऑफ इंडिया के पार्ट, उनके नाम और साथ ही साथ उनका क्या टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है उसके बारे में मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा हमारे देश की जो टेरिटरी है उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जितना भी एरिया है उसको। फर्स्ट तो है कि स्टेट्स की जो टेरिटरी है, स्टेट्स का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो आप इंक्लूड कर सकते हो। दूसरी आपकी आ जाती है कि जो हमारी फर्स्ट शेड्यूल है उसके अंदर मेंशन जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके बारे में आप एरिया कवर कर लो। और तीसरा, इंडिया फ्यूचर में या इंडिया ने अभी तक जो भी टेरिटरीज एक्वायर की है, इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं तो वो है आपका सिक्किम, ठीक है।
सिक्किम पहले एक सेपरेट स्टेट हुआ करता था। हाँ, इंडिया का बहुत हद तक एक एसोसिएशन था, बट पॉइंट इज कि सिक्किम को हमने बाद में ज्वाइन कराया था, राइट? तो वो एक्वायर्ड टेरिटरी के तौर पे कंसिडर की जा सकती है, तो वो भी कहीं ना कहीं इंडियन टेरिटरी का ही एक पार्ट हो गया। इसके अलावा आज हमारे देश में टोटल 28 तो स्टेट्स हैं आज की संख्या की बात करें, और 8 आपके पास यूटीज हैं। ठीक है, ये संख्या आपको याद रख लेनी है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो देखो, स्टेट्स का जो फॉर्मेशन है वो किस बेसिस पर है? हमें ये पता है कि हमने फेडरल मैकेनिज्म को अडॉप्ट किया है, जिसमें पावर को डिवाइड करते हैं सेंटर और स्टेट्स के बीच में। तो स्टेट्स क्या हैं? ये बेसिकली फेडरल सिस्टम का पार्ट है। दीज आर द मेंबर ऑफ फेडरल सिस्टम, जिसमें हमने पावर और सेंटर, पावर जो है वो सेंटर और स्टेट्स के बीच में 2 लेवल्स पे डिवाइड की है। वहीं पर यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सीधा वहां पर ज्यूरिसडिक्शन चलता है, छोड़ करके हम जो 3 टेरिटरीज हैं, अगर हम जम्मू कश्मीर को भी इंक्लूड कर दें, जहां पर मोर और लेस आप कह सकते हो कि उनके पास में लेजिस्लेचर है उनकी, है ना? जम्मू कश्मीर की अभी तो यूटी है, लेजिस्लेचर बनाने की बात है कब तक बनती है, पर ये हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि हाँ जी, जम्मू कश्मीर इज अ यूटी विद लेजिस्लेचर। सिमिलरली दिल्ली की अपनी लेजिस्लेचर और पुडुचेरी की अपनी लेजिस्लेचर है, तो इनके पास में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी है, कुछ अपने लेवल पे काम कर सकते हैं। बट बाकी जितनी यूनियन टेरिटरीज है, इंक्लूडिंग दीज 3 एज वेल, तो इनके ऊपर मोर और लेस डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट का कमांड रहता है। और वो जो टेरिटरीज बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक्वायर की मतलब एक तरीके से कंट्री के द्वारा एक्वायर की जा रही है, तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही रहती है। जैसे कि जब पोर्चुगीज से हमने गोवा को लिया, तो उसके ऊपर ज्यूरिसडिक्शन शुरुआत में यूनियन टेरिटरी बनाते हुए गोवा के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का था। बाद में फिर गोवा को 1987 में स्टेटहुड दे दी, वो एक बात अलग है। सो द पॉइंट इज कि कहीं ना कहीं जो भी एक्वायर्ड टेरिटरीज हैं, उन पे भी पकड़ या उन पर भी कहीं ना कहीं एक ज्यूरिसडिक्शनल अप्रोच जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की रहती है। एक आपको याद कर लेना है, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आप उन स्टेट्स के नाम बताओ जो पहले यूनियन टेरिटरी रह चुके हैं। तो याद रख लेना भाई, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। तो टोटल आपके ये 6 ऐसे स्टेट्स हैं जो आज के समय में स्टेट्स हैं, बट पहले कभी ना कभी वो यूटीज थे। इसका मतलब सास भी कभी बहू थी। तो वो वाली चीज कहने का मतलब, ये ऐसे स्टेट्स हैं जो पहले यूटी रह चुके हैं, फिर उनको स्टेटहुड बाद में दी गई है, राइट? इसके अलावा यूटीज की जरूरत क्यों है जब स्टेट से काम चल सकता है? देखो जी, बात ऐसी है, कई ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको सेटल करने के लिए आप स्टेट बनाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन को ध्यान रखते हुए भी यूटीज बनाई है। जैसे कि पंजाब और हरियाणा के बीच में जबरदस्त की राइवलरी थी कि हाँ जी, चंडीगढ़ को किसकी कैपिटल बनाई जाए, तो उसके लिए सेटल करके बोला दोनों की राजधानी है और साथ में यूटी है। इसका मतलब वहां का एडमिनिस्ट्रेशन लोकल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू देखा जाएगा, बाकी सरकारें दोनों अपनी तरफ से ऑपरेट कर सकती है, पंजाब और हरियाणा की दोनों की। इस तरीके से ही दिल्ली का आप देख सकते हो। इसके अलावा कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस की बात करें, दादरा नगर हवेली हम ले सकते हैं इसके लिए। और उसके अंदर अब ऐड आपको पता, अलग से पहले यूटी हुआ करती थी हमारी दमन एंड दीव। तो कुल मिलाकर के देखा जाए, दादरा नगर हवेली दमन दीव ये कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस के चलते यूटी के तौर पे बनाई हुई है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की हम बात कर सकते हैं, भाई सीधी सी पॉइंट है, आप यहां पर ये उठा लो, क्या नाम है इसका, अंडमान निकोबार। ये कितना ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे, मलक्का स्ट्रेट से होते हुए चाइना का कितना ट्रेड होता है, कितना ज्यादा वहां से एक तरीके से वल्नरेबिलिटी है चाइना की, पकड़ करके हम चाइना को कहीं पर भी अपने तरीके से सेटल कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अंडर में रखती है। इसके अलावा स्पेशल ट्रीटमेंट पुदुचेरी की बात कर लो, अगेन दादरा नगर हवेली दमन दीव इनकी बात कर सकते हैं। और लक्षद्वीप जैसी टेरिटरीज हैं, तो वहां पर जो ट्राइब्स हैं वो बैकवर्ड है, ट्राइबल लोग हैं, तो उनको एक एडिशनल प्रोटेक्शन देने की जरूरत होती है। सेम मैनर में आप देख सकते हो कि किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को भी यूटी पहले बनाया गया था स्टेटहुड बना देने से पहले। तो पॉइंट क्या है, ये कई कारण हैं जिनके चलते यूटीज को हम स्टैब्लिश करके चलते हैं। एक क्वेश्चन कई बार ये भी आता है
कि आपके पास में इतनी ऐसी कौन कौन सी यूटीज हैं जिनके पास में अपने खुद के हाई कोर्ट्स हैं? तो देखो, दिल्ली का तो हाई कोर्ट है ही, न्यूज में आता रहता है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा, अरविंद केजरीवाल की जो पिटिशन लगी थी उसको रिजेक्ट कर दिया बेल के लिए, वो सारी चीजें आती रहती है न्यूज में। जम्मू कश्मीर के पास में भी अपना खुद का हाई कोर्ट है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों की ज्यूरिसडिक्शन को देखने वाला है, दोनों के केसेस को देखता है। तो कुल मिलाकर के मोटी बात करें तो ये दो ऐसी यूटीज हैं जिनके पास में अभी करंटली खुद के हाई कोर्ट्स हैं। अदरवाइज सब यूटीज बची हुई जो हैं वो मोर और लेस अपने पड़ोसी किसी राज्य के हाई कोर्ट पे डिपेंडेंट है, या दूसरे पड़ोसी राज्य के हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन उस पर्टिकुलर यूटी में चलती है। तो ये हमें यहां पर ध्यान रख लेने हैं भाई, कुछ एक कहते ना कि डिस्टिंक्टिवनेस या कुछ अलग से हमारे पास फीचर्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की। देखो, सबसे पहली चीज, हमने यूनियन वर्ड क्यों यूज किया आर्टिकल 1 में, जबकि हम बात तो बार बार फेडरेशन की कर रहे हैं। देखो, फेडरेशन का मतलब ये होता है, सिंपल मैंने बताया, कि जब छोटी यूनिट्स इकट्ठा होकर के एक बड़ा कंट्री बनाती है, बड़ा नेशन बनाती है, बड़ा स्टेट बनाने की सोचती है कि साथ मिलकर के हम एक दूसरे को डिफेंड कर लेंगे, कोई हमें मतलब उंगली नहीं उठाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें इंडिया के एस्पेक्ट को देखें ना, तो पहली चीज कि इंडिया का फेडरेशन जो है वो किसी एग्रीमेंट का आउटकम नहीं है। यहां पर जो भी स्टेट्स थे, जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे, उन्होंने मिलकर के यहां पर इंडिया को नहीं बनाया। इंडिया को पहले बनाया गया हमारे सरदार पटेल जी के एफर्ट्स के आधार पर, फिर उसके बाद में उसको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिवाइड किया गया। इसका मतलब होल्ड, स्ट्रॉन्ग होल्ड सेंटर का है हमारे यहां पे। इसलिए हमने बोला कि भाई दिस इज नॉट कंप्लीट फेडरेशन, इसलिए हमने वर्ड डाल दिया यूनियन ऑफ स्टेट। दूसरा, स्टेट्स के पास में, राज्यों के पास में अधिकार नहीं है कि वो सिसीड कर जाएं, वो हमारे देश को छोड़ करके अलग निकलने की सोच भी नहीं सकते। आपको पता है ना, चाहे कितनी ही अंदर आंतरिक तौर पर राइवलरी, जो कितना ही इश्यू आए, ये पहला जो हमारा आर्टिकल है ना, ये सबको शांत कर देता है। जितनी भी सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी की इश्यूज आते हैं, या फिर कहीं पर भी सन ऑफ सॉइल का आइडिया आता है कि हाँ जी, हम तो XYZ जमीन के यार, हमारी तो ये जमीन हमारा देश है, तो वो चीजें वहां पर पस्त हो जाती है, क्योंकि पहला आर्टिकल घुसते ही सबसे पहले यही बताया जाता है कि आप अलग नहीं हो सकते, अब बोलो आगे बात क्या करनी है। राइट? तो ये दोनों पॉइंट्स क्या कहते हैं कि हम फेडरेशन ऑफ स्टेट की बजाय हमने यूनियन ऑफ स्टेट यूज किया। और इसके अलावा हमारी जो यूनियन है दैट इज इनडिस्ट्रक्टिबल, जबकि स्टेट्स हैं वो डिस्ट्रक्टिबल है। इसका मतलब कि जो यूनियन बना दी गई, उसके अंदर कोई चेंज आने की अगर कोशिश की जाएगी तो वो इतना आसान नहीं है, इम्पॉसिबल है, नियर टू। वहीं पर स्टेट्स की बात करें तो उनकी बॉर्डर ऑल्टर करनी है, कोई नया स्टेट बनाना है, दो स्टेट्स में से निकाल करके एक स्टेट को तोड़ करके दो नए स्टेट बनाने हैं, तो वो चीजें हमारे चलती रहती है, नाम बदलना, बॉर्डर बदलना। तो स्टेट्स का नेचर है वो तो है डिस्ट्रैक्टेबल। इसका मतलब स्टेट्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट यूनियन डिस्ट्रॉय नहीं होगी। जबकि फेडरेशन में कहीं ना कहीं यूनियन का जो मामला है वो थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, इसलिए हमने प्रेफरेंस दी कि हम यूनियन वर्ड को रखेंगे, ना कि फेडरेशन को। क्लियर है? इसके अलावा यूएसए की हम बात करें तो यूएसए में तो देखो, यूनियन और स्टेट दोनों के दोनों इंडिस्ट्रक्टेबल है। वहां पर तो सीधा प्रोविजन है कि जिसने यूनियन को ज्वाइन कर लिया वो विड्रॉ करे, लगभग इंपॉसिबल है, बहुत मुश्किल है ये मान के चलो। वहीं पर यूनियन या फिर वहां की जो फेडरल गवर्नमेंट है ना, आज के टाइम पे जो बाइडेन की है, वो चाहकर भी नया स्टेट खुद से नहीं बना सकती। पहले 13 कॉलोनीज या 13 स्टेट्स थे, आज 50 हो गए, तो 50 में बचे हुए जो 37 एडिशनल ऐड हुए ना, तो भाइयों उसको वो 37 ने अपनी चॉइस, अपनी विल शो की थी कि हमें ज्वाइन करना है। ऐसे नहीं कि हाँ जी 13 को डिवाइड कर करके हमने इतना कर दिया। जैसे कि हमारे शुरुआत में जब हम 1956 की बात करें तो 14 स्टेट्स थे, आज 28 हो गए, तो वो 14 को हमने चेंज कर दिया, पर यूनियन तो वो की वही है ना। ये पॉइंट यहां पर हमें समझना है। और यूएसए का जो मैकेनिज्म है वो है इनडिस्ट्रैक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रैक्टेबल स्टेट्स। इसका मतलब क्या हो गया कि एग्जिस्टिंग स्टेट्स की बॉर्डर को ना तो यूएसए की फेडरल गवर्नमेंट चेंज कर सकती है, ना ही कोई नया स्टेट फॉर्म कर सकती है। ये काम जो है हमारी गवर्नमेंट भले ही कर दे, जो कि आप देखते हो करती रहती है। इसके अलावा ध्यान रखें कि नए स्टेट को बनाना और पुराने जो स्टेट्स हैं उनकी बॉर्डर्स को ऑल्टर करने का जो अधिकार है, उसकी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को दी हुई है। इसके बारे में अगर टू द पॉइंट बात करें तो इसका मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से
स्टेट्स को किसी भी तरीके की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की गारंटी नहीं दी हुई है। स्टेट आज अगर कोई है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो स्टेट एज इट इज कंटिन्यू करेगा। हो सकता है कि उस स्टेट की साइज में चेंज कर दिया जाए आने वाले समय में, एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द सिचुएशन। कौन करेगा? पार्लियामेंट, राइट? जैसे कि तेलंगाना का बनाना आंध्र प्रदेश से निकाल करके, जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, इनको निकाल करके बनाना, जो बड़े स्टेट थे, फॉर एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से निकाल दिया, ये सारा काम पार्लियामेंट से किया गया, राइट? इसके अलावा देखा जाए तो इंडियन टेरिटरी में जो भी हिस्सा एक बार ज्वाइन हो गया, उसको अगर किसी फॉरेन स्टेट को देना है तो भाई साहब उसके लिए आपको आर्टिकल 368 के आधार पर अमेंडमेंट करने रहते हैं। दैट मींस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किए बिना आप अपनी जमीन का एक कतरा भी किसी दूसरे देश को नहीं दे सकते। जैसे कि लेटेस्ट अगर बात करें तो 16वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 2015 में, जब ऑन्क्लेव्स का एक्सचेंज हुआ था इंडिया और बांग्लादेश में। इसका मतलब सिंपल सा है कि ऐसी जमीनें जो थी तो बांग्लादेश में, पर वहां पर इंडियंस रहते थे, और दूसरी तरफ ऐसी जमीनें जो थी तो बांग्लादेशी बट सॉरी थी ऐसी जमीनें जहां पर, यहां पे एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, इसको थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ठीक है? ऐसी जमीनें जो बांग्लादेश के अंदर है पर थी वो इंडियंस और वहां पर रहते भी इंडियंस थे। वहीं पर ऐसी जमीनें जहां पर रहते तो बांग्लादेशी थे और वो जमीन भी बांग्लादेशी थी, पर आप सोचो कि इंडिया के अंदर बांग्लादेशी जमीन और बांग्लादेशी सिटीजन्स रह रहे हैं, तो उनको कितनी प्रॉब्लम होगी अपनी सरकारी सुविधाओं का फायदा उठाने में। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आएगी तो उनको प्रोटेक्शन कौन देगा? आई ना प्रॉब्लम समझ में? तो ये एक तरीके की, ये जो पेयर यहां पर आप देख रहे हो जमीनें हैं, इनको एनक्लेव बोलते हैं। अब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए बांग्लादेश और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में सेटलमेंट निकला कि हम जमीनें जिसके पास में जो है वो उसको दे दी जाए। जैसे कि इंडियन टेरिटरी जो बांग्लादेश की तरफ थी वो बांग्लादेश को दे दी जाए, और बांग्लादेश टेरिटरी जो इंडिया की तरफ थी वो इंडिया को दे दी जाए। इससे क्या होगा? जमीनों का सेटलमेंट हो जाएगा। दूसरा, यहां पर रहने वाले लोगों को कह दिया जाता है कि भाई आप इंडिया के साथ रहना चाहते हो तो इंडियन जमीन पे रह लो, या फिर आप यहीं पे रह जाओ, बांग्लादेशियों को कह दिया। और इसी तरीके से इंडियंस को बोल दिया कि आप बांग्लादेश में रहना चाहते हो तो यहीं पे रह दो, या फिर इंडिया में जाना चाहते हो तो क्रॉस करके इंडिया में चले जाओ। इस तरीके का सेटलमेंट किया। इसका मतलब हमने कुछ जमीन बांग्लादेश को दी, शायद हमने कुछ ज्यादा जमीन दी थी, और कुछ जमीन हमें बांग्लादेश से मिली, बट ये सेटलमेंट हो गया। तो इसके लिए हमने क्या किया जी? जमीन दी तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया आर्टिकल 368 के आधार पर। ध्यान रखना एक चीज, जमीन का लेना देना कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करना होता है, पर वहीं पर अगर कोई बाउंड्री डिस्प्यूट है ना, उसको सेटल करने की बात आए तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बड़ा क्लियरली कह दिया था 69 में कि भाई बात ऐसी है कि अगर कहीं पे कोई बाउंड्री डिस्प्यूट है तो उसको सेटल करने के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। ये केवल और केवल आराम से एग्जीक्यूटिव अपने लेवल पे डिसीजन लेके कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि बाउंड्री डिस्प्यूट को सेटल करने में कोई भी जमीन आप छोड़ नहीं रहे हो, इसका मतलब ये हो गया कि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ये बात? चलो आ जाओ नेक्स्ट। टेरिटरी ऑफ इंडिया में मैंने बता दिया कि स्टेट यूटीज और एक्वायर्ड टेरिटरी सब आ जाती है, बट वहीं पर यूनियन ऑफ इंडिया में केवल स्टेट्स आते हैं। जैसा कि हमने ऑलरेडी बात कर ली कि बात सही है कि हमने फेडरलिज्म का मैकेनिज्म यूज किया है, बट वहां पर हमने कई कारण देखे ना कि टर्म हमने यूनियन क्यों यूज की। इसीलिए हमारे फेडरलिज्म के लिए क्या कहा जाता है कि इंडिया इज ए क्वासी फेडरल सिस्टम, कि इंडिया में फेडरलिज्म है बट उसमें कुछ यूनिटरी टेस्ट भी है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा और फर्दर वीडियोस में और डिटेल में हम देखने वाले हैं। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमारे इंडिया के इंटरनल सेटलमेंट को फिक्स करने के लिए डिफरेंट कमिटीज एंड कमीशन सेटल किए गए थे, और उन कमीशंस के बारे में हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले तो देखो कि इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, तो ऐसे में कैसे हम हमारे देश को प्रॉपर्ली एडमिनिस्टर कर सकते हैं, तो उसके लिए धर कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ, और उस कमीशन ने 1948 में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। उसने ये कहा कि देखो हमें हमारे देश को इंटरनली रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, बट वो काम जो है वो हमें प्रशासनिक व्यवस्था के हिसाब से देखना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पर। क्योंकि
धर्म के आधार पर भारत के ऑलरेडी टुकड़े हो चुके थे 47 में, तो बोला भाषा के चक्कर में और प्रॉब्लम ना हो जाए तो हमें भाषा को रिजेक्ट करना है। सिमिलर अप्रोच जो थी वो जेवीपी कमेटी ने भी शो की, जिसके 3 मेंबर थे, पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वी मतलब वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल, और पी मतलब पट्टाभी सीतारमैया जी। इन्होंने तीनों ने मिलकर भी अपनी तरफ से रिपोर्ट सबमिट की थी 1949 में, और उस रिपोर्ट में क्या कहा कि देखो जी, लैंग्वेज के आधार पर तो स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन होना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। बट 1949 से लेकर लगातार एक प्रोटेस्ट चल रहा था आंध्र प्रदेश वाले एरिया में। वहां पर पोट्टी श्रीरामुलु की लीडरशिप, जो कि कांग्रेस के लीडर थे, गांधीयन प्रिंसिपल्स पे चलने वाले थे, उन्होंने 50 दिन से प्रोबेबली 56 दिन का फास्ट अनटू डेथ रखा कि हमें आंध्र प्रदेश चाहिए तेलुगु स्पीकर्स के लिए। क्योंकि पहले उस टाइम पे मद्रास प्रोविंस जो थी, वहां पर आप देखते हो कि तेलुगु स्पीकर्स के साथ बोले हमारे साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट होता है, हमें सेपरेट चाहिए हमारा सिस्टम। तो ऐसे में उन्होंने अपनी तरफ से फास्ट किया और उसके चलते उनकी डेथ हो गई। अल्टीमेटली प्रोटेस्ट बहुत गजब लेवल पे पहुंच गया, तो अक्टूबर 1953 को भारत का पहला भाषा के आधार पर राज्य बनता है आंध्र प्रदेश। इस तरीके से भाषा वाली बात जो अभी तक रिजेक्ट की जा रही थी, अब उसको एक पुश मिल गया कि भाई साहब अब तो करना पड़ेगा कि जब एक भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश बन सकता है तो बाकी एरियाज क्यों नहीं बन सकते। तो ऐसे में फिर फजल अली कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया और उस कमीशन ने कुछ इंपॉर्टेंट बातों को हाईलाइट किया। सबसे पहली चीज कि भाषा के आधार पर हमें रीऑर्गेनाइजेशन करना होगा, ये बात एक्सेप्ट की गई। पर यह बात भी कह दी कि सिर्फ एक भाषा के आधार पर एक स्टेट बनाया जाए तो ऐसे इंडिया के पता नहीं कितने टुकड़े हो जाएंगे। पटेल जी ने 550 से ज्यादा रियासतों को इकट्ठा किया था, उससे ज्यादा तो टुकड़े हो जाएंगे देश के, है ना। तो उस तरीके से इन्होंने वन लैंग्वेज वन स्टेट वाली थ्योरी को रिजेक्ट किया। हाँ, ये बात बोल दी कि लैंग्वेज के आधार पर हमें डिवीजन कर देना चाहिए। और साथ ही साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब ओरिजिनली तैयार हुआ था 1950 में, जब एनफोर्समेंट में आ गया था, तो उसमें हमारे जितने स्टेट्स थे ना, उनको हमने 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा था। और वो 4 डिफरेंट कैटेगरी में ए बी सी डी इस तरीके का क्लासिफिकेशन था। और उस क्लासिफिकेशन की मोटी बात करें तो ए कैटेगरी के अंदर तो वो स्टेट्स थे जो कि सीधे गवर्नर रूल के अंडर में थे, है ना, इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिश प्रोविंसेस थी। बी के अंदर वो थे जो प्रिंसली स्टेट्स, जहां पर लेजिस्लेचर थी। सी के अंदर वो थे जहां पर आपके चीफ कमिश्नर्स अपॉइंटेड थे। और डी के अंदर आपके वो स्टेट्स थे जो जिसमें मेनली अंडमान एंड निकोबार को इंक्लूड किया गया स्ट्रेटेजिकली। तो कुल मिलाकर ये 4 क्लासिफिकेशन दे रखे थे ना, उसको फिर फजल अली कमीशन ने कर दिया अबॉलिश, खत्म, कि भैया ये नहीं चलेगा। अब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में 2 कैटेगरीज हैं, एक तो स्टेट्स और एक यूटीज। स्टेट्स की संख्या 14 थी जब ये फजल अली रिकमेंडेशन आई, फजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन आई, और उसके बाद में आप देखते हो कि इसकी रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट किया गया। हमारे यहां पर आप देख सकते हो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956, यहां पर आप देख सकते हैं इस बात को। ठीक है, फजल अली कमीशन में 3 मेंबर थे, फजल अली चेयरमैन, के एम पनिकर मेंबर, और दूसरे मेंबर थे एच एन कुंजरू। और इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी 1955 में, और उसी रिपोर्ट में कुछ चेंज लाते हुए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 इंप्लीमेंट किया गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली 1 नवंबर 1956 को हमारे देश की आंतरिक सूरत क्या थी, 14 स्टेट्स और 6 यूटीज, जो कि आज के समय में कितने हो चुके हैं, 28 स्टेट और 8 यूटीज। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ स्टेट्स की कि कौन कौन से स्टेट्स कब क्रिएट हुए। अब देखो 56 में तो 14 थे, उसके बाद में आज 28 तक हम पहुंचे हैं, तो जर्नी को भी तो ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले 1960 में बॉम्बे को डिवाइड किया गया, महाराष्ट्र मराठाओं के लिए, गुजरात गुजरातियों के लिए। 1961 में फिर दादरा नगर हवेली क्रिएट कर दी गई 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के आधार पर। फिर 1962 में गोवा दमन दीव को पोर्चुगीज से हमने खाली करवा करके 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के आधार पर आप जानते हैं कि यूटी का स्टेटस दे दिया। पुदुचेरी को फ्रेंच छोड़ करके चले गए थे, तो उनको भी फिर हमने ऐड किया और 14th अमेंडमेंट हुआ। और एनसीटी का स्टेट दिल्ली को भी कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन मिलना स्टार्ट हो गया था 62 में, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। फिर उसके बाद में 63 में नागालैंड को स्टेटहुड दी गई। 1966 में पंजाबी और हिंदी भाषियों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसके चलते पंजाब और हरियाणा बने, और साथ ही साथ कैपिटल जो थी वो चंडीगढ़ बनाई गई। बट शेयर्ड कैपिटल थी ये,
इसको फिर बाद में यूटी डिक्लेयर कर दिया, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। 1971 में हिमाचल प्रदेश, 1974 में सिक्किम पहले एसोसिएट स्टेट के तौर पे ज्वाइन कराया गया था, फिर उसके बाद में सिक्किम को फुल फ्लेजेड स्टेट का स्टेटस दे दिया 36वें अमेंडमेंट के आधार पर। फिर 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा जो यूटी बना था 62 में, उसको स्टेटहुड दे दी। 2000 के अंदर ये मिसप्रिंट कर दिया मैंने, यहाँ पे गड़बड़ कर दी। 2000 के अंदर आपके 3 नए स्टेट्स बनते हैं। कौन कौन से स्टेट्स आए भाई? आपका एक तो छत्तीसगढ़ था, एक आपका आ गया क्या नाम है इसका, झारखंड आ गया, एक आपका आ जाता है तीसरा यूके। पहले उत्तरांचल बोला था, फिर उत्तराखंड नाम दे दिया। फिर 2014 में आपका तेलंगाना बन जाता है, और फिर 2019 में लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो 2 यूटीज हमारे पास में आती है, एक स्टेट को बाइफरकेट करके, एक जम्मू कश्मीर, दूसरी लद्दाख। अगर जम्मू कश्मीर लद्दाख की बात करें तो आर्टिकल 370 के तहत पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों एक ही थे, राइट, स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, बट उस टाइम पर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर डिक्लेयर हुआ, जिसको बोला गया द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 2019 एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर। उसके आधार पर पार्लियामेंट ने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 पास किया, और आप देखते हो कि यूटी को दो यूटीज बना दी गई स्टेट को डिवाइड करते हुए। एक तो जम्मू कश्मीर जिसके पास लेजिस्लेचर है, जिसमें से पहले जो जम्मू कश्मीर था उसमें से कारगिल और लेह वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो निकाल दिया और उनको मिलाकर के बना दिया लद्दाख, एक और अलग से यूटी। तो इस तरीके से फिगर यूटीज का 8 पे भी स्टैंड करता है। इसके अलावा पावर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें कि यूटीज से रिलेटेड कानून बनाने की, तो देखो जी, यूटी की बात की जाए तो पार्लियामेंट को पूरा अधिकार है कि वो किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर यूटीज के रिस्पेक्ट में कानून बना सकते हैं। हाई कोर्ट्स को स्टैब्लिश करने की अधिकार भी पार्लियामेंट के पास में है। यूनियन, वर्ड यूनियन आ गया यार, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें स्पेशल प्रोविजन की, तो दिल्ली के लिए आर्टिकल 239 डबल ए के अंदर आपको दिल्ली एनसीटी के लिए स्पेशल प्रोविजंस देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमनदीव जो कि मर्ज होकर के एक यूटी बन चुकी हैं, ठीक है। तो आप देखते हो कि इनके लिए अगर कोई भी पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट के लिए कोई भी प्रोविजन करना हो तो वो प्रेसिडेंट कर देंगे, और वो जो ऑर्डर डिक्लेयर हो जाएंगे ना, वो पार्लियामेंट के किसी कानून से कम नहीं होंगे। हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली इन 3 पर्टिकुलर यूटीज की। इसके अलावा जो वो यूटीज जिनके पास में लेजिस्लेचर है, तो उसमें एक तो देखो दिल्ली है, दिल्ली की यूटी को ना, वहां की लेजिस्लेचर को स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में अपने कानून बनाने के अधिकार हैं, उनके ऊपर काम करने का अधिकार है। बट स्टेट लिस्ट में 3 सब्जेक्ट्स, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, इन 3 को हटा करके है, क्योंकि ये तीनों अधिकार फिर क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि अल्टीमेटली दिल्ली है वो कंप्लीट स्टेट नहीं है, और यही तो डिमांड वहां की गवर्नमेंट कर रही है, आम आदमी पार्टी, है ना। तो ये तीनों सब्जेक्ट्स है ना जो स्टेट लिस्ट के हैं, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर चले जाते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट उनके अंडर में है, बट पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस यहां पर भी जब तक जम्मू एंड कश्मीर यूटी है तब तक किसके हाथ में है, सीधी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। फिर आ जाओ पुदुचेरी, पुदुचेरी को देखो स्टेट लिस्ट दैट मीन सेकंड लिस्ट, और थर्ड लिस्ट दैट मीन कॉन्करेंट लिस्ट में पूरी ऑटोनॉमी दे रखी है, अपने हिसाब से आप काम करिए, ठीक है जी। इसके अलावा लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है यूटीज में, उनकी स्ट्रेंथ 70 पे फिक्स की हुई है, और उनका इलेक्शन जो एमएलएज का होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ है वो 10% फिक्स की हुई है। इसके अलावा जब कभी भी असेंबली का सेशन ना चल रहा हो तो उस टाइम पर उस पर्टिकुलर यूटी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, जो कि मोरलेस सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो ऑर्डिनेंस डिक्लेयर कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करेंगे। क्योंकि इमरजेंसी की सिचुएशन है, कोई ऐसा मामला आ गया कि भाई एकदम से हाउस का सेशन बुलाना मुश्किल है पर कानून बनना जरूरी है, तो वो ऑर्डिनेंस डिक्लेयर कर देंगे। बट यस, जैसे ही असेंबली की दोबारा मीटिंग होती है तो पहली मीटिंग से 6 हफ्तों के अंदर अंदर वो जो ऑर्डिनेंस है ना, उस ऑर्डिनेंस को पारित करवाना पड़ेगा, तभी वो कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज वो लैप्स कर जाएगा। इसके अलावा जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, जिसके आधार पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था लैंग्वेज बेसिस पर, उसमें हमारे देश में टोटल कह सकते हैं कि जोन्स डिवाइड कर दी थी। हमारे देश को हमने जोन्स में डिवाइड कर दिया कि भाई अलग अलग रीजन है। अब वहां पर नो डाउट लैंग्वेज के आधार पर हमने डिवाइड तो कर दिया स्टेट्स को, बट उस पर्टिकुलर एरिया के एक एरिया ले लो, वहां पर कुछ कॉमन इंटरेस्ट है, उनको फुलफिल करने के लिए हम अलग अलग स्टेट से कंसल्ट करें उसकी बजाय उनकी ग्रुपिंग करके जोन्स में डिवाइड कर दें। तो कुल मिलाकर के देखा जाए
तो यहां पर हम देख सकते हैं कि इंडिया के पास में आज के समय 6 जोनल काउंसिल्स प्रेजेंट है, जबकि हम देखें तो जब 1956 का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था तब उस टाइम पे केवल 5 ही थे, फिर छठी जो थी वो बाद में ऐड कर दी गई। तो कुल मिलाकर के एक पर्टिकुलर रीजन के कॉमन इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए जोन्स भी बनाई गई, जोनल काउंसिल्स भी बनाई गई। अब हम थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में देख लेते हैं। देखो हमारा आर्टिकल फर्स्ट क्या कह रहा है, हमारी टेरिटरी ऑफ यूनियन के बारे में डिटेल देता है, इंडिया दैट इज भारत, जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। आर्टिकल 2 क्या कहता है, एडमिशन एंड स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, नए स्टेट बनाना, उनको जोड़ना, उनसे हटा करके डिवाइड करके बनाना। सिक्किम पहले एसोसिएट स्टेट था, मैंने बताया आपको, फिर उसके बाद में फुल फ्लेजेड स्टेट जो है वो आपका 1974 में तैयार हुआ था, जो कि ऑलरेडी हमने यहां पर अच्छे से देखा, यहां पर देखिए आप, ठीक है। उसके पहले एसोसिएट स्टेट के तौर पे पार्ट था, ठीक है। फिर आर्टिकल 3 क्या कहता है, आर्टिकल 3 ये कहता है कि नए स्टेट को बनाना, पुराने स्टेट्स की बॉर्डर को चेंज करना, नाम चेंज करना, ये सारी चीजें जो है ये पार्लियामेंट कर सकती है। पर इस केस में क्या काम होगा, क्या प्रोसेस होगा, पहली चीज तो ये कि पार्लियामेंट को जब ये काम करना है तो उसके पहले वो प्रेसिडेंट से असेंट लेंगे, प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन उनके पास आएगी कि हाँ जी पार्लियामेंट XYZ स्टेट का ये चेंज कर सकती है। दूसरी, प्रेसिडेंट जब भी असेंट देते हैं इस तरीके की या एक रिकमेंडेशन देते हैं पार्लियामेंट को, तो उस टाइम पर प्रेसिडेंट को जिस स्टेट से रिलेटेड वो प्रोविजन है उस स्टेट की लेजिस्लेचर को उस मुद्दे को रेफर करना होता है और उनसे पूछा जाता है कि भाई आपका क्या ओपिनियन है, आप अपनी तरफ से हमें रिपोर्ट दे दो, ठीक है। अब स्टेट लेजिस्लेचर के पास में मामला गया और स्टेट लेजिस्लेचर ने जो अपनी रिपोर्ट या जो भी अपनी तरफ से इश्यूज हैं वो उठाए प्रेसिडेंट के सामने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट उन मुद्दों को या उन बातों को, जो फीडबैक या जो भी बातें आई हैं, रिकमेंडेशन आई है, तो उनको मानेंगे नहीं। वहां पर स्टेट लेजिस्लेचर की बातों को केवल कंसिडर किया जा सकता है और नहीं करना चाहे तो ना किया जाए। कहने का मतलब अल्टीमेटली जो अपर हैंड है वो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के आधार पर पार्लियामेंट का है। वहां पर स्टेट लेजिस्लेचर केवल अपनी तरफ से एक एडवाइजरी या एक तरीके से सपोर्टिव नोट दे सकती है, ऐसा नहीं कि ये करना पड़ेगा, राइट। इसके अलावा यूटीज की बात करें तो देखो इसमें कहीं पर भी किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के आधार पर पार्लियामेंट एक्शन ले लेगी। अगर कहीं पर भी आप कह सकते हो नया स्टेट बनाना है, पुराने स्टेट्स की बॉर्डर, नाम कुछ भी चेंज करना है, तो उसमें स्टेट लेजिस्लेचर से तो पूछा जाएगा, पर जरूरी नहीं है कि वो मानी जाएंगी बातें जो पूछी गई है। बट वहीं पर यूटीज में तो ये भी नहीं होगा। आर्टिकल 4 क्या कहता है, आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के आधार पर, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 2 और 3 के आधार पर जो भी हम चेंजेस ला रहे हैं वो चेंजेस कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में भी चेंजेस लेकर के आएगी। फर्स्ट क्यों, क्योंकि वहां पर आपको पता स्टेट नया बन रहा है, नाम बदल रहा है, तो चेंज तो करना पड़ेगा ना आपको। और दूसरा, फोर्थ शेड्यूल में आपको राज्यसभा की सीटों को अलोकेट करने का प्रोविजन है, तो नया स्टेट बन रहा है तो वहां पर राज्यों की रिप्रेजेंटेशन का भी तो देखना पड़ेगा राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स के अंदर, तो वो चीज आ जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आर्टिकल 4 के आधार पर अगर कोई भी चेंजेस लाए जा रहे हैं आर्टिकल 2 और 3 को देखते हुए, जो कि हमने अभी बात की, तो उसको आप आर्टिकल 368 के तहत जो अमेंडमेंट होते हैं उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं बोलोगे। ध्यान रखना, आर्टिकल 4 के तहत जो भी अमेंडमेंट्स होते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं बोला जाएगा, क्योंकि यहां पर सारा खेल यूनियन से रिलेटेड है। वहीं पर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आर्टिकल 368 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से रिलेटेड हो जाता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये हमारे सामने कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे। इसी के साथ में इस वीडियो में जो भी कंटेंट था वो हमारा होता है खत्म। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक और वीडियो और नए कंटेंट के साथ मिलते हैं। थैंक यू।